अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष की भूमिका मैं आपको बताऊं तो नवंबर 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष की घोषणा की थी और उसके बाद जो राष्ट्रीय स्तर पर इसका शुभारंभ किया गया वो माननीय अमित शाह जी द्वारा महाराष्ट्र मुंबई में किया गया था जनवरी 2025 में। और आज हम राज्य स्तरीय इस सम्मेलन में इसका शुभारंभ कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सभी बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हम सभी के बीच में पधार चुके हैं। यह एक हमारे लिए ऐतिहासिक पल है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी सहकारिता के कार्यक्रम को प्रथम बार हम सभी को संबोधित करेंगे, आशीष वचन प्रदान करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ में माननीय सहकारिता मंत्री जी भी मंच पर पधार रहे हैं। सभी जोर मंच पर मैं आदरणीय एसीएस सर से अनुरोध करूंगी कि वो भी मंच पर पधारने का कष्ट करें। आदरणीय प्रमुख सचिव मत्स्य पालन श्री डीपी आहूजा सर से भी अनुरोध है कि मंच पर पधारें। प्रमुख सचिव पशुपालन एवं डेयरी विभाग आदरणीय श्री उमाकांत उमराव सर, प्रबंध संचालक मार्कफेड श्री आलोक सिंह सर, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक श्री मनोज पुष्प सर, नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय से पधारी सी सरस्वती मैम से भी अनुरोध है कि वो मंच पे भी पधारें। आज का ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस वर्ष 2025 का राज्य स्तरीय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सभी विभागीय अधिकारी, सभी बैंक से पधारे और हमारे सहकारी समितियों के साथी एवं अन्य साथीगण, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के इस शुभारंभ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की आगे की कड़ी में मैं स्वागत के लिए आदरणीय एसीएस सर से अनुरोध करूंगा कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी को प्लांट पॉट भेंट करने का कष्ट करेंगे। आदरणीय आरसीएस सर से अनुरोध है कि माननीय सहकारिता मंत्री जी को प्लांट पॉट भेंट करेंगे। कार्यक्रम की आगे की वेला में मैं आदरणीय एसीएस सर से अनुरोध करूंगा कि वो अपना स्वागत उद्बोधन से हम सभी को संबोधित करें। आदरणीय एसीएस सर। परम सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय सहकारिता मंत्री जी, मेरे सभी साथी अधिकारीगण, सभी दूर दूर से आए पैक्स, दुग्ध समिति, मत्स्य समिति के सभी प्रबंधकगण, सभी सहकारिता से जुड़े देवियों और सज्जनों, मैं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के सर्वप्रथम प्रोग्राम में मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपके अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम होने के बावजूद आपने जो है इस कार्यक्रम के लिए, सहकारिता के लिए समय निकाला। निश्चित रूप में इससे हमारे सहकारिता से जुड़े सभी हमारे जो साथी हैं उनको एक संबल मिलेगा और वे और अधिक उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में लगेंगे। मैं सम्माननीय सहकारिता मंत्री जी का विशेष रूप से स्वागत करता हूं। उनके मार्गदर्शन में पिछले एक साल में सहकारिता में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं जो कि सहकारिता को एक नई दिशा देंगे। मैं विशेष रूप से अपने सभी साथी अधिकारियों का भी स्वागत करता हूं। सर, मैं केवल एक चीज़ आपके ध्यान में लाना चाहूँगा। ये जो सहकारिता का मूल मंत्र है,
इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी यह भी है कि सभी तरह की सहकारी संस्थाओं के मध्य में सहकार हो, चाहे वो सहकारी संस्था किसी भी व्यवसाय से जुड़ी हो। यदि आपस में वो सहकार की बात करेंगे, आपस में कोऑपरेशन उनके बीच में होगा, तो उससे सहकारिता को एक नया आयाम मिलेगा और ज़्यादा बिजनेस फलेगा फूलेगा। अल्टीमेटली जो सहकारिता का मूल मंत्र है, सहकारिता का जो मूल उद्देश्य है, वो है बिजनेस बढ़ाना और बिजनेस के जरिए अपने सदस्यों को के लिए लाभ की स्थितियां पैदा करना। तो जितना ज़्यादा फील्ड लेवल पे हमारी सभी समितियां आपस में बिजनेस करेंगी, उतना बेहतर होगा। उदाहरण के लिए, यदि दुग्ध समिति है तो दुग्ध समिति के सभी सदस्यों का खाता जो है वो पैक्स में होना चाहिए। यदि दुग्ध जो काम पैक्स करती है वो काम दुग्ध समिति क्यों नहीं कर सकती? एक माइक्रो एटीएम जो है वो पैक्स का प्रबंधक क्यों नहीं रख सकता, जो कि सभी सदस्यों को पैक्स के बिहाफ में 5,000 रुपये तक का लेन देन का काम करे। तो इस तरह के यदि छोटे छोटे काम हम करेंगे, आपस में एक दूसरे को मदद करेंगे, तो उससे सहकारिता आंदोलन और मजबूत होगा और सभी सदस्यों को इसका लाभ मिलेगा। तो आज का जो ये प्रोग्राम है, आज का जो ये कार्यक्रम है, विशेष रूप से हम कोऑपरेशन अमॉन्ग कोऑपरेटिव्स, जो सहकारी संस्थाएं हैं, उनके मध्य में सहकार कैसे हो, इस पर हम बात करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो मैं एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से आभारी हूँ। मुझे पता है कि वो ऑलरेडी आगे के कार्यक्रम में लेट हो रहे हैं, तो मैं बिना किसी औपचारिकता के सबसे पहले मैं माननीय सहकारिता मंत्री जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे हमें अपना मार्गदर्शन दें। माननीय सहकारिता मंत्री जी। सर, कार्यक्रम की आगे की कड़ी में जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 है, उसका एक वार्षिक कैलेंडर का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंचासीन हमारे सहकारिता मंत्री एवं सभी अतिथियों से अनुरोध है कि वो वार्षिक कैलेंडर का विमोचन करने का कष्ट करें। इस वार्षिक कैलेंडर में जो भारत सरकार से अपेक्षा की गई है हम लोगों से कि जो गतिविधियां सहकारिता को समृद्ध करने के लिए, उसके विस्तारीकरण के लिए, युवा एवं महिला जो पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाने के लिए जो एक्टिविटीज चॉक आउट की गई हैं, उसको रखते हुए ये कैलेंडर तैयार किया गया है, जिसमें अब माहवार अपनी जो प्राथमिकता है, जिस प्राथमिकता से हमको कार्य करना है, वो इसमें समाहित है। तो ये इस तरह का हमारा पहला प्रयास है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, उन प्राथमिकताओं पे हम माह के रूप में कार्य करेंगे और उन के फलस्वरूप जो सहकारिता है और समाज है उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ा पाएंगे। आगे की कार्यक्रम की कड़ी में इस पैक्स के जो कार्य मैनुअल है उसका द्वितीय संस्करण के विमोचन का अनुरोध है। पैक्स का ये कार्य मैनुअल, पैक्स की जो हमारी कार्य प्रणाली है, वो सभी कार्य प्रणाली को बड़ी विस्तृत तरीके से डिस्क्राइब करती है। उसमें जो सेकंड रिवीजन आज विमोचन किया जा रहा है, उसमें जो पैक्स के कंप्यूटराइजेशन का किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है कार्यशैली पे और क्या क्या हमको चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, उनको समाहित करके इसको तैयार किया गया है। तो मेरा पुनः अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय सहकारिता मंत्री एवं मंचासीन गणमान्यों से कि वो इसका विमोचन करने का कष्ट करेंगे। नेक्स्ट, इसी एक विमोचन की श्रृंखला में विमोचन की अगली श्रृंखला में सहकारिता में सहकार, पैक्स पुनर्गठन एवं व्यवसाय संवर्धीकरण के लिए जो महत्वपूर्ण परिपत्र हैं उनका संकलन किया गया है, उस पुस्तिका के विमोचन का भी अनुरोध है। इस पुस्तिका में जो रिसेंटली महत्वपूर्ण सर्कुलर्स राज्य स्तर, भारत सरकार स्तर से निकाले गए हैं, उनका संकलन किया गया है, जो कि हम सभी विभागीय अधिकारियों के लिए गाइड का काम करेंगे। उनका संकलन करके विमोचन किया जा रहा है और इस सभी संकलन के आपको प्रतियां
उसके साथ में दी जाएंगी। सभी अतिथियों से अनुरोध है कि वो भोजन करने का कष्ट करें। साथियों, इंडिया का डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है वो विश्व में सराहा जाता है और इसी की अगली कड़ी में प्रदेश में जो माइक्रो एटीएम हमारी पैक्स स्तर पर लगाए गए हैं, उसमें हमारा जो सदस्य कृषक सदस्य व सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कैश आहरण कर सकता है, उसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। तो कृपया करके माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वो इसका शुभारंभ करें। माइक्रो एटीएम पखवाड़े का भी हम शुभारंभ कर रहे हैं कि इंटेंसिवली इस ड्राइव को सभी हमारे हितग्राहियों तक ले जाएंगे और उसका लाभ उनको प्रदान करेंगे। अगली श्रृंखला में जो हमारी उत्कृष्ट कार्य करने वाली 3 प्रेजेंट सेक्टर से हमने सोसाइटीज को चयन किया है। पहली उसमें हमारी जो पैक्स है घुघरिया खेड़ी खरगोन जिले से, उनसे अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय सहकारिता मंत्री जी के समक्ष मंच पर आमंत्रित हैं। आपको सम्मानित किया जा रहा है आपके उत्कृष्ट कार्य के लिए, आपके नवाचारों के प्रयासों के लिए, जिसके माध्यम से वो समाज और परिवेश को संरक्षण और विकास की ओर अग्रसर कर रहे हैं। अगली कड़ी में दुग्ध सहकारी संस्था हमारी इंदौर से जो कुडसा जो आई हुई है, उनके प्रतिनिधि देवेश पटेल जी से अनुरोध है कि वो मंच पर पधारें। आपकी संस्था प्रतिदिन 6000 लीटर का दूध कलेक्शन करती है और वर्ष 1977 से कार्यशील है। तो ये बड़े गर्व की विषय है कि इतना लंबे समय से वो अपने सदस्यों के लिए एक आर्थिक और सामाजिक विकास में सहयोगी है। श्री देवेश पटेल जी को सम्मानित किया जा रहा है माननीय अतिथिगणों द्वारा। अगली कड़ी में हमारी मत्स्य सहकारी संस्था विदिशा से जो आए हुए हैं, सुलूज सोसाइटी से, श्री मलखान सिंह जी अध्यक्ष, उनका भी स्वागत है कि वो भी सम्मान ग्रहण करें। आपकी सोसाइटी मुख्यमंत्री मीनाक्षी योजना के अंतर्गत बेटियों की शादी के लिए भी सहायता प्रदान करती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब उसके बाद जो हमारे नवनियुक्त सहकारी निरीक्षक हैं, उनको नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। चूंकि संख्या बहुत बड़ी है तो एक बार में ही सभी लोग कृपया करके मंच पर आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सहकारिता मंत्री जी के साथ में एक फोटोग्राफ लिया जाएगा। इन सभी साथियों में सुमित शर्मा जी हैं, मीनू जैन, सुश्री सुचि जैन, सुश्री ईशिका बंसल, सुश्री शिवानी यादव, सुश्री शर्मिला पटेल, श्री संतोष कुमार यादव, श्री शिव नारायण। आप सभी लोग मंच पे आएंगे। श्री अनिप कुमार, श्री जितेंद्र सिंह, श्रीमती दिव्या शाक्य, सुश्री प्रिया, मनीष माहौर, श्री विष्णु भिलाला, श्री गोपाल, श्रीमती शीतल एवं सुश्री प्रतिमा। आप सभी जो नवनियुक्त सहकारी निरीक्षक हैं, आप सभी का हमारे सहकारिता परिवार में स्वागत है और ये बड़े गर्व की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आप सभी को कैरियर के स्टार्ट में ही मौका मिला है। इसके बाद कृपया करके एक एक करके मंच से प्रस्थान करेंगे। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं माननीय सहकारिता मंत्री और हमारे ऊर्जा के सतत ऊर्जा के जो स्रोत हैं माननीय मुख्य सहकारिता मंत्री जी, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो हमको आशीष वचन प्रदान करने का कष्ट करें। माननीय सहकारिता मंत्री जी। आज के इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, सहकारिता विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आदरणीय अशोक वर्णवाल जी, नाबार्ड के हमारी मध्य प्रदेश की मुख्य कार्यपालक अधिकारी आदरणीय सरस्वती जी, आदरणीय उमाकांत उमराव जी, आहूजा जी, मनोज पुष्प जी, आलोक सिंह जी, मनोज गुप्ता जी, इस सभागार में उपस्थित
सभी सहकारिता विभाग के अधिकारी, नीचे तक की जो हमारी प्राथमिक समिति है उसके अधिकारी कर्मचारीगण और विशिष्ट व्यक्ति, आज बहुत प्रसन्नता का दिन है। मध्य प्रदेश में हम सहकारिता वर्ष के कैलेंडर का आज हम शुभारंभ कर रहे हैं। ये बात सही है कि व्यवस्थित समाज के निर्माण में और व्यक्ति के विकास में सहकारिता का अपना बहुत महत्व है। आदि अनादि काल से हम हर संस्कृति में देखते हैं सहकारिता के माध्यम से रोजगार, सहकारिता के माध्यम से अर्थव्यवस्था, उसके उन्नयन के लिए अनेक प्रयास हुए हैं। मैं इस मंच से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं कि उन्होंने सहकारिता के महत्व को समझते हुए ही देश के इतिहास में पहली बार अलग से सहकारिता विभाग का गठन किया। यह निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की सहकारिता के प्रति जो दृढ़ता है उसको प्रदर्शित करता है। और उसके बाद सोने पर सुहागा कि सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी इस देश के यशस्वी नेता अमित शाह जी को दी गई। जैसा मैंने कहा कि सहकारिता अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकल्प है। जब से देश में सहकारिता विभाग बना, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने हमें सहकारिता से समृद्धि ये एक मूल मंत्र दिया। और मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मैं ताकत के साथ कह सकता हूं कि देश भर में सहकारिता विभाग इस पूरे आंदोलन में नंबर 1 पर पहुंच रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं, सहकारी आंदोलन को लेकर बहुत सारी बातें हुई और उसमें एक बड़ा पक्ष था कि इस आंदोलन में कालांतर में पीछे बहुत सारी बातें ऐसी आई जो कि इस आंदोलन को कहीं ना कहीं कालेपन की तरफ लेके जाती हैं, उस पर काला अध्याय जुड़ता है। अलग अलग क्षेत्रों में भ्रष्टाचार की बातें आई। केंद्र सरकार ने यह निर्देश दिया कि हमारी जो नीचे की सबसे छोटी यूनिट है, जिसको प्राथमिक सोसाइटी कहा जाता है, पैक्स कहा जाता है, उसका कंप्यूटराइजेशन हो, जिससे पारदर्शिता हो, समय से लोगों को उनकी सेवाएं मिल सके। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि देश में नंबर 1 यदि कंप्यूटराइजेशन में आया तो वो मध्य प्रदेश आया। हर एक क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने एम पैक्स, अमित शाह जी ने एम पैक्स, बहुउद्देशीय पैक्स की एक परिकल्पना की कि अब पैक्स केवल क्रेडिट मूवमेंट तक अपने आप को सीमित नहीं करेगा। हम उसमें दूध का जो हमारा आंदोलन है उसको भी जोड़ेंगे, मत्स्य का जो आंदोलन है उसको भी जोड़ेंगे, और उसके अलावा भी हम बहुत सारे प्राथमिक सोसाइटी में काम जोड़ेंगे जिसमें उनकी आमदनी बढ़े और उस आमदनी का सीधा फायदा किसानों को मिले। मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि हमने इस जीआईएस में एक नया अध्याय जोड़ा। अभी तक निवेश के मामले में सहकारिता का कोई कहीं से संबंध नहीं था, पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई उसमें पहली बार हमने सहकारिता के क्षेत्र को जोड़ा और एक नया कॉन्सेप्ट हम दुनिया के सामने लाए, हिंदुस्तान की सहकारिता के सामने लाए हैं, CPPP, कोऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसके माध्यम से हम एक आमूल चूल परिवर्तन इस सहकारी आंदोलन में लेके आने वाले हैं। हमारी पैक्स को, हमारे किसानों को हम प्राइवेट पार्टनर्स के साथ जोड़कर नए आयाम सहकारिता में और उनके रोजगार के स्थापित करेंगे। 2025 को दुनिया ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है और उसमें हमने साल भर अलग अलग कार्यक्रम प्रदेश में आयोजित करने का निर्णय लिया है। फिर मैं कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के केवल प्रधानमंत्री नहीं है, उन्होंने अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से अपने आप को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया है। दो देशों के विवाद को सुलझाने की बात आती है तो नाम आता है नरेंद्र मोदी जी का।
शांति बहाल करने की बात आती है तो नाम आता है नरेंद्र मोदी जी का। पर्यावरण संरक्षण की बात आती है तो नाम आता है नरेंद्र मोदी जी का। और सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने में यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी का नाम आता है तो वो भी नरेंद्र मोदी का आता है। और वो इस बात से स्थापित होता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष की शुरुआत करने की बात आई तो सभी देशों ने मिलकर निश्चय किया कि इसकी शुरुआत होगी तो वो दिल्ली से होगी और मुख्य अतिथि कोई होगा तो वो नरेंद्र मोदी जी होंगे। उस अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में हमने निश्चय किया है कि हम सहकारी आंदोलन को नया आयाम देंगे। इसकी पारदर्शिता, इसकी पूरी व्यवस्था को हम सुचारू करेंगे। आज हमने हमारे नए जो सदस्य आज हमारे परिवार में शामिल हो रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने उनको नियुक्ति पत्र दिया है। हम नीचे तक की जो हमारी पैक्स की व्यवस्था है उसको सुचारू करना चाहते हैं। हम हमारे जो प्रबंधक है, हमारा मैनेजर है, उसमें पारदर्शिता लाकर हमने आईबीपीएस के माध्यम से उनकी नियुक्ति की है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं, यहां बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो बहुत उच्च उन्होंने डिग्री ली है, कोई इंजीनियर है, किसी ने एमबीए किया है, पर वो गांव में जाकर प्राथमिक सहकारी संस्था में भी प्रबंधक का काम कर रहे हैं। वो पढ़े लिखे युवा यहां पर बैठे हुए हैं और उनके माध्यम कौन कौन है, जरा हाथ उठाकर बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी, इनका चयन आईबीपीएस से हुआ, जिसका चयन रिजर्व बैंक और जो रिजर्व बैंक और नाबार्ड का भी चयन करती है। ये युवा साथियों के हवाले अब हम ये सहकारी आंदोलन देने वाले हैं और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था और देश की अर्थव्यवस्था को हम इस सहकारी आंदोलन के माध्यम से मजबूत करना चाहते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि आगे आने वाले 2047 जब हम हिंदुस्तान की आजादी के 100 वर्ष पूर्ण करेंगे, ये देश विकसित भारत के रूप में स्थापित हो, एक शक्तिशाली, एक वैभवशाली हिंदुस्तान का हम निर्माण करें। और मैं ताकत के साथ कह सकता हूं कि यदि इस देश के निर्माण में हमें आहुति देनी है तो मध्य प्रदेश उसके लिए तैयार है, क्योंकि यह सुनिश्चित है कि जब फेडरल सिस्टम में यदि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो हर राज्य को भी मजबूत होना पड़ेगा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सहकारी आंदोलन को निश्चित रूप से उस स्थान तक पहुंचाना चाहते हैं जो इस मध्य प्रदेश में रोजगार के नए अवसर को सृजित करे। हमने अनेक नवाचार किए हैं। हमने विगत 1-1.5 साल में ऐसा कुछ किया है जिससे हम सहकारी आंदोलन को और मजबूत करें। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत अभिनंदन करता हूं। मैंने तो 24 तारीख को विधानसभा में ऐसे ही जिक्र किया और निवेदन किया कि हमारा कार्यक्रम हो रहा है, आप पधारिए। मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सहर्ष हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार किया है। मैं आप सबको यही निवेदन करना चाहता हूं कि एक आप पावन कार्य में लगे। खासकर मेरी टीम को यह सहकारी आंदोलन केवल सरकारी नौकरी करने का एक मौका नहीं है, बल्कि अपने पुण्य कमाने का भी एक मौका है। आपके माध्यम से हजारों किसानों के जीवन को हम सुधार सकते हैं। हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश के नए आयाम हम स्थापित करें। मैं आज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव के मध्य प्रदेश के कैलेंडर विमोचन के अवसर पर सभी का बहुत अभिनंदन करता हूं। साल भर में हम ऐसा कुछ करेंगे जिसमें मध्य प्रदेश का सहकारी आंदोलन नए आयाम स्थापित करे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने इंगित किया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष है, ये वर्ष जो वैश्विक परिदृश्य है उसमें सहकारिता को किस तरह से विजिबिलिटी मिल सकती है, एक्नॉलेजमेंट मिल सकता है और हम कैसे समाज के आर्थिक एवं सामाजिक जो सुदृढ़ीकरण है उसको और मजबूत कर सकते हैं, उसका एक साल है जिसमें हम नई पहलों के माध्यम से और नई पहलों के माध्यम से सशक्त सहकारिता और समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना पूर्ण करेंगे। आगे के कार्यक्रम में मैं जो हम सभी के बहुप्रतीक्षित माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बड़े आदर के साथ मैं आमंत्रित करता हूं कि वो हम सभी को संबोधित करें। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच विराजमान अभी जिनने अपना विषय विस्तार से रखा, माननीय मंत्री श्रीमान विश्वास कैलाश सारंग जी, एससीएस अशोक वर्णवाल जी, डीपी आहूजा जी, उमाकांत उमराव जी, मंचस्थ सभी अधिकारीगण और इस अवसर पर प्रदेश भर से आप सब पधारे सहकारी आंदोलन के सभी सहकारी योद्धाओं, आपका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
मैं सहकारिता की इस मूल भावना को समझने के साथ अतीत के साथ उसके संबंध जोड़ने का प्रयास कर रहा था। मैं तालमेल मिला रहा था कि ये सहकारिता के लिए मूल, अगर सहकारिता का आंदोलन चालू हुआ तो कहाँ से हुआ है? 1844 में इंग्लैंड से हुआ। क्या दर्शन क्या है? कृष्ण के पास दर्शन भी और सुदर्शन भी। ये वास्तव में हमारे लिए दोनों तरह से बात करने का समय है। मैं इसलिए इसकी दोबारा बात कर रहा हूं कि ये जैसे बताया गया है कि इंग्लैंड से चालू हुआ, 1840 के आसपास चालू हुआ, रजिस्ट्रेशन अंग्रेजों के समय हुआ, लेकिन ये भी हम नहीं भूलें कि 1840 के पहले अंग्रेज कहाँ आ गए थे? कहाँ आ गए थे? कहाँ रूल करना चाह रहे थे वो? भारत में। तो भारत में जब रूल करने आए तो बहुत सारी चीजें उनने भारत से सीखी, समझी, देखी, जानी। और जो आपने कहा उमराव ने, मैं उससे भी सहमत हूं। आप कभी इसको इस रूप में भी देखना कि भारत के बाहर जितने देश हैं, भारत से कभी किसी का झगड़ा क्यों नहीं हुआ? भारत ने कभी किसी पे कब्जा क्यों करने नहीं गए? भारत ने आक्रमण झेले, लेकिन भारत अपनी सीमा विस्तार में दूसरे देशों को अपने साथ समाहित करने क्यों नहीं गया? एक मन में प्रश्न आएगा, आपको उसका उत्तर ढूंढोगे तो मिलेगा कि हमारे बड़े बड़े राजा, स्वनाम धन्य बड़े बड़े सम्राट, कोई किसी से कम नहीं, बल्कि और आगे बढ़ करके अश्वमेध यज्ञ की परंपरा भी किसके यहाँ थी? अश्वमेध की परंपरा भी हमारे यहाँ है, लेकिन अश्वमेध का घोड़ा घूमकर आने के बाद भी हमने किसी भी देश की ऑटोनॉमी को खत्म नहीं किया, उसका स्वावलंबन जिंदा रखा, उसको उस भाव से लिया जिसके लिए हम अपने छोटे से छोटे कार्यक्रम में हर बार इस चीज को उल्लेखित करते हैं। सच्चे अर्थों में अगर कहा जाए तो ये यूनाइटेड नेशन का अगर कोई पूरा पालन करने वाला कोई देश है तो सच्चे अर्थों में भारत है। भारत का पालन कर लो अपने आप, सब भारत की संस्कृति, भारत की जीवनचर्या, भारत की दिनचर्या, भारतीय गांव की स्वावलंबन पद्धति, उस सब में आ जाएगा। इसलिए हम कदम कदम पे क्या क्या कहते दिखते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसका मतलब ये सहकार का ही तो अर्थ है, इसके अलावा कहाँ है? जो सबके सुख की कामना करे, सबके लिए अपना कोई भी लाभ का आप पैक्स बनाते हो, समिति बनाते हो, उसका मूल मंत्र क्या है? किसी एक को लाभ देना है क्या? आप लाभ में सबको सहकारी के मतलब सबको सहकार देना चाहते हो ना, सबको जोड़ना चाहते हो। और ये एक नहीं, ऐसी कई सारी बातें, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये जो बात कहते हो वो भी क्या है? यही तो है वसुदैव कुटुंबकम। ये क्या है? यही तो है जो हम अपने छोटे से छोटे गांव में और उस गांव की छोटी इकाई को भी वेद वाक्य की दृष्टि से अगर कहोगे तो इसमें हम बहुत और बड़ी बात करते, जो देशों की सीमा से उठ करके, विश्व के सभी देशों की सीमा से उठ करके प्रकृति के साथ जोड़ने की बात कहते। जत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वही ब्रह्मांड है, ये वहां तक जोड़ के बात करते हैं। लेकिन वो अभी थोड़ी बाहर ज्यादा हो जाएगी। वापस हम सहकारिता में आते हैं। तो सहकारिता में आकर बात कर रहे हैं तो ये बात बिल्कुल सही है कि सहकारिता की बात कर रहे हैं तो सहकारिता के आयाम कितने हैं? सहकारिता के आयाम में कोई कैसे छूट सकता? सबको समाना पड़ेगा, सब कुछ सबके साथ आना पड़ेगा। इसीलिए हम उसको उस तरह से भी देखते हैं कि जैसे हमने अभी अपनी कल्पना की है नए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री का, पहले तो अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में सहकारिता का जितना बड़ा महत्व है उतने बड़े महत्व को
समझते हुए एक तरह से ये जो बहुउद्देशीय सहकारी समिति की कल्पना की गई, ये उसके मूल में वही है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वसुदेव कुटुंबकम के छोटे भाव को सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये सबके लिए कल्याण की कल्पना है। और इसीलिए इसमें सरकार के सबसे समझदार, ताकतवर और इसकी महत्ता समझ करके माननीय गृह मंत्री जी को काम दिया। ये हमारे लिए, माननीय मोदी जी के लिए और माननीय अमित शाह जी के लिए इतना बड़ा काम है, जिसके आधार पर हमको इसको नीचे तक कहां तक उतारना है। और इसीलिए हमारी सरकार ने भी लगातार उस पर ध्यान देते हुए, जब हम अपने वर्तमान के मध्य प्रदेश की बात करते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो हम तो भाग्यशाली हैं कि हमको अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, अदरवाइज सहकारिता के अंदर की दुनिया खग ही जाने, खग की भाषा भगवान ही बचाए। मैं तो परमात्मा की दया से वर्षों से सहकारिता से जुड़ा भी रहा, लेकिन दूर भी रहा। अच्छे खासे आदमी की 12 बजाना तो सहकारिता समिति में भेज करके उस पर जांच बिठा दो। भगवान जाने कैसे बाहर आएगा, वो ही जाने, और या तो परमात्मा जाने, उसके अलावा तो कोई नहीं बता सकता। और किसी को निकालना है तो ये माया भी भगवान के अलावा कोई जानते, तो सहकारिता के अधिकारी जानते कैसे निकालना हो। ये वाकई परमात्मा की लीला थी। लेकिन इस लीला लय में से अब ये जो नई भावना लाए हैं, ये सच्चे अर्थों में सर्व चीजों का सरलीकृत करते हुए, इसलिए मैनुअल का लोकार्पण किया। मैं बधाई देना चाहूंगा, जोरदार अभिनंदन करो। इस बुक को पढ़ोगे उसमें सारी बातें मिल जाएगी। अदरवाइज तो आधे तो छिपा के रखते, कौन कौन से परिपत्र निकल कर पता ही नहीं चलेंगे। जब आप फंसोगे तो निकल के आएगा कि हाँ ये दे गया था। मैं भी उस चीज का भुगत भोगी, मेरा अनुभव सुनाता हूं। ये मैं अपने 90 बाणों के बाद थोड़ा सा एक किस्सा सुनाता हूं। 90 बाणों की बात होगी। उज्जैन में मुझे लगा कि एक सहकारी समिति बनाना चाहिए, और इस सहकारी समिति बना करके लोगों को मकान देना चाहिए। और मकान सस्ते बना दो तो सब ले लेंगे, उसमें क्या गलत है। अब हमने अपने स्तर पे सारी पंचायती करने के बाद वो प्रस्ताव बना बनू के कंप्लीट करके लेकर के आए। उस समय वल्लभ भवन में वो प्रस्ताव पहुंचा, और पहले तो नीचे से ही बोलते रहे लोग कि भाई ये आपकी हाउसिंग सोसाइटी रजिस्ट्रेशन बंद है। तो मैंने कहा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन क्यों बंद है भाई? सोसाइटी अगर हाउसिंग बन रही है तो सोसाइटी के बोले नहीं ये बंद है। तो हमने कहा ठीक है चलो बंद है तो देखते हैं, चलो तुम तो बढ़ाते मेरे को रोज वो 2 कागज नए पकड़ा देते, मैं जमा करता, फिर वापस जमा कर देता, फिर रोज नए कागज पकड़ा देते। फिर 1 दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, मैं 8-15 दिन करते करते मैं भी जीत करके उनके सारे कागज की पूर्ति करके दे दूं। धीरे धीरे नीचे वाला परेशान हो जाता, फिर वो ऊपर भेज देता, फिर वो ऊपर वाला चालू करता, फिर 1-2 कागज उसमें कम बताता, फिर रातों रात मेहनत करके फिर उसको पकड़ा देता, फिर उसके वापस के देता कि नहीं इसमें ये 2 कागज फिर कम है। मैं कहता तुम देख लो भैया अच्छे से इसमें क्या बचा है। वो कहता हाँ नहीं देख लिया, आप ये दे दो, इसके बाद कुछ नहीं रहेगा। वो दे दिया और फिर दूसरे दिन नए कागज पकड़ा देता। मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़े। ये करते करते मैं भोपाल तक आ गया। भोपाल में जब मैं आया, भोपाल में वल्लभ भवन में शायद शारदा करके कोई अधिकारी थे, कोई थे शारदा, भगवान जाने शारदा थे वो। पर वो वहां तक मैं पहुंच गया अपने प्रस्ताव लेते लेते, और उसके बाद भी वही हाल। जब उनने इतने सारे नीचे से पापड़ बिलवा लिए, फिर उन्होंने प्रस्ताव लिया बहुत अच्छा है कुछ नहीं। मैंने कहा देख लो साहब इसमें कोई कागज कमी हो तो, बोला नहीं सब बढ़िया बढ़िया। और दूसरे दिन फिर 4 चिट्ठी पकड़ा दी कि ये 1, 2, 3, 4 बिंदु फिर कम पड़ गए। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। सारे पूर्ति करने के बाद फिर उनको ला के देख लो साहब अब इसमें कुछ तो जरूरत नहीं है। बोले नहीं अब कुछ नहीं जरूरत है देखता। फिर घर नहीं पहुंचा, उसके बाद फिर एक चिट्ठी आ गई, बोले फिर इसमें कमी। फिर मेरे कहा ये क्या नाटक है, कैसी सहकारिता चलती है। फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर उसकी पूर्ति कर दी। ये करते करते भी 6-8 महीने लग गए। मैं परेशान हो गया। हमारे संगठन मंत्री थे माननीय शालिग्राम जी तोमर, उसमें विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता। मैंने एक दिन मेरा भी सारी धैर्य की सीमा चली गई। मैं भाई साहब के पास गया। मैंने कहा भाई साहब ये सहकारिता संघ है कि बेवकूफ बनाओ संघ है, क्या है? मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रहे। बोले क्या हो गया? मैंने कहा ये देखो आप, मैंने इतनी बार से ये समिति बना के इनके कागज की पूर्ति करते करते मेरा साल भर हो गया, लेकिन इनके पेट की भूख खत्म नहीं होती। फिर कागज, आखिर ये हो क्या रहा?
उनने मेरी पूरी बात समझी, बोले नहीं ऐसा करो एक और मेरे को तुम बताओ, मैं फोन करता हूँ। उन्होंने कहीं फोन करा, बोले जाके दिया आओ। अब संयोग से लक्ष्मीकांत शर्मा जी शायद उस समय मंत्री थे, लक्ष्मीकांत नारायण उनके शैलेंद्र जी के पिताजी ना। तो मैं उनके माध्यम से उन्होंने कहा नहीं अब ये पूर्ति आखिरी बार कर दो जो मांगी, बोले शायद इसके बाद आपका काम हो जाएगा। फिर मैंने वापस कागज की पूर्ति करा दी। मालूम पड़ा कि फिर घर गया, फिर कागज आ गया वापस। देखिए ये क्या नाटक है। फिर मेरे को एक आध समझदार ने कहा कि आप समझे नहीं यार ये सब क्या होता है। मैंने क्यों होता है? मैंने कहा मेरे को समझा दो क्या होता है। बोले बात आप थोड़ा गौर करो तो समझ में आ जाएगी। तो मैंने कहा अब इसमें गौर क्या करूं, वो कागज देते मैं पूर्ति करता, कागज देते पूर्ति करता। बोले भाई बात इतनी है, ये तुम कागज की पूर्ति कर रहे हो ये सामने वाले भी समझ रहे हैं, लेकिन वो तुमको सहकारिता में आना नहीं देना चाहते। तुम समझ ही नहीं रहे, तुम अपनी लगाए चले जा रहे हो। उनकी अपनी सल्तनत कोई और है, उनकी दुनिया कोई और है, वो आपको आने नहीं देना चाहते। तो हमने कहा एक्ट के हिसाब से भी क्यों नहीं आने देना चाहते? बोले यही तो कलाकारी है, तुम क्या समझोगे सहकारी, यही तो महत्व है। जिसको आने देना उसको आने देना, जिसको नहीं आने देना उसके लिए कागज तैयार है, और करते रहो जीवन भर, यही चलता रहेगा। मेरे तो समझ में आई नहीं। मेरे को थोड़ा गुस्सा आया उस समय, थोड़ा तो मैं अपने कॉलेज जीवन से चुनाव जीत जात के आया था, लंबे समय तक राजनीतिक क्षेत्र में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था। तो मैंने कहा मैं जरा देखता हूँ कौन क्या करेगा अब इस पे। और संयोग से मैं फिर वापस माननीय शालिग्राम जी के पास गया और उनने मेरी बात फिर सुनी हो चुकी, वो खुद भी एक बार मेरे साथ बैठकर सारी पूर्ति कराने की उनकी घटना उनको मालूम थी। संयोग ऐसा था कि उन्होंने लक्ष्मीकांत शर्मा जी को कहा कि आप कहाँ हो? तो उन्होंने कि मैं मंत्रालय हूँ। तो बोले मैं आ रहा हूँ। मेरे को स्कूटर पे बिठा के ले गए, वो खुद गए उनके ऑफिस में और उनने कड़क करके बात करी कि ये क्या नाटक है भाई, तुम्हारे यहाँ कैसे विभाग चलता है और फिर क्या कैसी स्थिति है? आपसे खुद से मिल के गए थे, ये इतनी बार कागज दे दिए 150 बार, और इसके बाद फिर कागज बाकी। आपने कहा था आप कुछ नहीं होगा, ऐसे कैसे होगा? मैं नहीं जानता ये क्या हो रहा है। ये जब बात पूरी हुई, लक्ष्मीकांत जी ने अपने वहां से ही टेलीफोन पे किसी को आदेश दिया, मालूम पड़ा शाम तक पंजीयन का रजिस्ट्रेशन आ गया मेरे पास। तो मेरे समझ में आ कि ये है सहकारिता। अब जो भी है, लेकिन ये मैंने इसलिए सुनाया कि वो अपनी उस तरह की दौर है। आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सब कुछ पारदर्शी। जोरदार तालियां बजाएं इस बात के लिए। और उसी भाव को लेकर के हम चल रहे हैं। जैसे हमने कहा कि हमारे पास 25 समितियां मत बनाओ, क्योंकि हर एक अपनी अपनी दुकान लेके बैठ गया था। कोई सहकारी समिति आवास संघ के माध्यम हाउसिंग सोसाइटी उसी को करेंगे, कोई क्रेडिट सोसाइटी उनकी करेंगे, कोई और किसी और सब्जेक्ट की सोसाइटी बनेगी। अब ये मल्टीपर्पज है, आप सबके लिए जोड़ करके बात कर रहे हैं, सारी पंचायती खत्म कर रहे हैं। और सारे अच्छे लोगों ने हाथ खड़े करे, पढ़े लिखों ने। भगवान की दया से आप सब जहां भी पढ़े लिखे हैं और मंच पे भी सब पढ़े लिखे, इसमें कोई कम नहीं पड़ रहा है। आपके सबके साथ हम सब भी खड़े हैं। इसलिए उस भाव को समझने की जरूरत है जिसमें बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की कल्पना की गई। उस भाव के प्रति न्याय करना। इसलिए हम अपने क्षेत्र के अंदर, आप बताओ, दूध के माध्यम से भी बोनस दिलवाएंगे। ये कितनी बड़ी बात है। अगर गुजरात में सहकारिता संघ की ताकत बनी है तो दूध में प्रति व्यक्ति को जो बोनस मिलता है, और मैं जब अभी चुनाव में गाँव में जो गुजरात में घूमा था, उन्होंने बताया था कि एक एक व्यक्ति को दूध का महीने का हिसाब तो मिले, जो मिले ही पूरे साल में कोई 1 लाख, कोई 1.5 लाख, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख बोनस लेता है। तो एक तरह से उनकी दिवाली अलग प्रकार की बन जाती है, पूरे साल का जो बोनस उनको मिलता है। तो ये गजब हो जाएगा वापस। और इसी प्रकार से अभी तो दूध की बात कर रहे हैं, या मत्स्य वाली भी लोग बैठे हैं। हमारा बहुत बड़ा पानी का और इसके आधार पर मछली उत्पादन का भी बहुत बड़ा क्षेत्र आ रहा है, तो उसको भी हम जोड़ रहे हैं। और ये जो औद्योगिकरण की बात कर रहे हैं, मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा, विश्वास भाई के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो, जिनके माध्यम से जब हम औद्योगिकरण की बात कर रहे हैं तो औद्योगिकरण में केवल व्यक्ति ही क्यों आना चाहिए, उसमें भी सहकारी समिति आना चाहिए। उसमें हमारे माध्यम से क्यों काम नहीं होना चाहिए? सभी प्रकार के रोजगार को लेकर के हमारे अपने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की भी भूमिका होना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आप सबके माध्यम से निश्चित रूप से नए दौर की नई कहानी लिखी जाएगी। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर
राज्य भर के पधारे सभी सहकारिता सम्मेलन में सभी मान्य सदस्यों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये जो हमने आज अपना मनोभाव व्यक्त किया है, इस मनोभावना के आधार पर निश्चित रूप से सहकारिता का हमारा ये आंदोलन आने वाले 4 साल के बाद एक नए मुकाम तक पहुंचेगा और देश के अंदर सबसे अच्छी सहकारी संघ की छतरी कहीं बनेगी तो हमारे राज्य के अंदर बनेगी, मैं ये उम्मीद करता हूं। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय सर, हमको जो पुरानी कार्य पद्धति से नवीन कार्य पद्धति तक परिचित कराने के लिए था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आनंद के साथ अपने किस्से सुनाए, पर माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपको एक जानकारी देता हूं। अभी 3 दिन पहले जो विधानसभा में हमने एक्ट में परिवर्तन किया है, उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो पहले नहीं था, जिसके कारण आपको उज्जैन से भोपाल तक आना पड़ा, उसमें हमने विशेष प्रावधान किया और अब कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन जो पहले 90 दिन में था और 90 दिन में नहीं भी करके उसको वो ऊपर के अधिकारी को भेज के जो आपने बताया टाला जाता, अब हमने ये सुनिश्चित किया इस एक्ट में कि वो 90 दिन का समय हमने केवल 30 दिन कर दिया है और 30 दिन में उस अधिकारी को वो करना ही पड़ेगा। 15 दिन के अंदर उसको डीम्ड सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा। तो अब यदि आपको रजिस्ट्रेशन कराना हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बहुत आभार। सर ने जैसा बताया कि सहकारिता किस तरह से सामाजिक सशक्तिकरण का एक माध्यम हो सकती है। हमारी जो बूथ सोसाइटी को सर ने सम्मानित किया है वो भी 10 लाख का बोनस प्रतिवर्ष देती है। आगामी कड़ी में मैं आदरणीय एसीएस सर और जो हमारे प्रशासक भी हैं एवं एमडी अपेक्स बैंक मनोज गुप्ता सर से अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रतीक चिन्ह भेंट करने का कष्ट करेंगे। आदरणीय एसीएस सर एंड एमडी सर माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रतीक चिन्ह भेंट कर रहे हैं। मैं एसीएस सर और एमडी सर से अनुरोध करूंगा कि माननीय सहकारिता मंत्री जी को भी प्रतीक चिन्ह भेंट करें। अपने व्यस्ततम समय से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सभी को जो समय दिया है उसके लिए हम सभी पूरा सहकारिता परिवार बहुत आभारी है। मैं आभार प्रदर्शन के लिए एमडी सर को अनुरोध करूंगा। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, परम आदरणीय माननीय सहकारिता मंत्री जी, हमारे बैंक के प्रशासक एसीएस सर श्री बड़वाल सर, माननीय उमाकांत उमराव सर पीएस, माननीय आहूजा सर पीएस, सीजीएम नाबार्ड आरसीएस सर एवं एमडी मार्केट श्री आलोक सिंह सर और दूर दराज से जितने भी लोग इस परिसर में पधारे हैं, सारे सहकारी बंधुओं का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंत्री जी के जो आशीर्वचन हुए हैं, जो निर्देश हुए हैं, हमारा ये सदन आश्वस्त करता है कि हम पूरे तहे दिल से उनके निर्देशों का पालन करेंगे और सहकारिता में जितने भी काम अधूरे हैं आपके निर्देशन में हम लोग पूरा करेंगे। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।